भौतिक भूगोल में आज हम पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए सूर्य तप के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य तप के विश्व वितरण अक्षांश के अनुरूप या अक्षांशीय वितरण को देखा जाए तो इसके 3 स्पष्ट मंडल दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है निम्न अक्षांशीय मंडल, फिर है मध्य अक्षांशीय मंडल और फिर है ध्रुवीय मंडल। निम्न अक्षांशीय इसका विस्तार कर्क व मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति में इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अतः प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त करता है और इस मंडल में साल भर टेम्परेचर उच्च रहता है। फिर आता है मध्य अक्षांशीय मंडल। इनका विस्तार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर साल में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। फिर आता है ध्रुवीय मंडल। इसका विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में होता है और ध्रुव के समीपी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। अब आता है सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव, जल थल का वितरण, धरातल का रंग, स्वरूप एवं स्वभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो कारक हैं ये इसको प्रभावित करते हैं सूर्य तप के वितरण को। सबसे पहला आता है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी जगह समान कोण पर नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और ध्रुव की ओर किरणों का जो कोण है वो कम होता जाता है, अर्थात वे तिरछी होती जाती है। किरणों के सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर व 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती हैं। साधारण रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और ये जो तिरछापन बढ़ता है इसका प्रभाव 2 रूप में होता है। पहला है लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिस कारण उस स्थान का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें ए तथा ब किरणों की मोटाई समान दिखाई गई है, यानी यहाँ पे मोटाई समान है, लेकिन सीधी ए किरणों द्वारा जितना भाग कवर होता है वो इसमें स से दिखाया गया है, यानी सीधी ए किरणों द्वारा आवृत भाग स और तिरछी किरणों द्वारा जो ब हैं, ये तिरछी किरणें हैं, इनके द्वारा जो आवृत भाग है वो द से दिखाया गया है। तो द जो है वो स से बड़ा है, यानी
तिरछी किरणों बी द्वारा आवृत भाग द से ए किरणों द्वारा आवृत भाग छोटा है। दूसरा है, सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना होता है, जिसके कारण सूर्यताप की कम मात्रा वायुमंडल में नष्ट होती है और किरणों को कम दूरी तक पार करनी पड़ती है। और जो तिरछी किरणें हैं उनको वायुमंडल की मोटी परत को पार करते समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण ताप की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। और ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फिर दूसरा आता है अपना दिन की अवधि। सूर्य की परिक्रमा व परिभ्रमण गति तथा कक्ष तल पर झुकाव के कारण न केवल ऋतु में परिवर्तन होता है, बल्कि दिन और रात की अवधि में भी अंतर बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे की दिन व रात होती हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं और भूमध्य रेखा पर सूर्य तप की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। ध्रुवों की ओर ये कम होती जाती है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। वह उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग में या दक्षिण जाने पर दिन की अवधि कम हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर केवल 6 मास की रात्रि होती है या रात होती है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में, यानी जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, भूमध्य रेखा से दक्षिणी की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तर की ओर कम होती जाती है। इक्कीस मार्च व 23 सितंबर को जबकि सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, सभी जगह दिन रात जो हैं वो बराबर होते हैं। किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रभाव सापेक्ष हुआ करते हैं। उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि 6 महीने होने पर भी सूर्यताप न्यूनतम होता है। इसका कारण सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होना है। जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है तथा साथ ही किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर है वो अधिक होता है। फिर आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है। और ये जो निकटतम दूरी है इसको उपसौर की स्थिति कहते हैं। यानी
पृथ्वी की सूर्य से दूरी औसत रूप में 149 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं, और ये दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। या इसमें आप देख सकते हो, इसको 91.5 मिलियन माइल के रूप में भी बता सकते हैं। 4 जुलाई को ये जो स्थिति है वो है उपसौर। 3 जनवरी को 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से जो दूरी है वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है, और इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। या मिलियन माइल में अपन 94.5 इसको बता सकते हैं। यानी 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। ये जो स्थितियां हैं अपसौर और उपसौर की, इसमें हम देखते हैं कि साधारण रूप से जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है उस समय अधिकतम ताप, और जब दूरी अधिक है तो न्यूनतम ताप होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसके विपरीत होता है। जनवरी के महीने में जब उपसौर की स्थिति है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के बजाय शीतकाल होता है। इसी तरह 4 जुलाई के समय शीतकाल के बजाय ग्रीष्मकाल होता है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे ये जो कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी वो जो कारक है ये नगण्य हो जाता है। हाँ, इसमें ये होता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उससे 7% कम होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ 7% अधिक तीव्र होती हैं। अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ 7% कम तीव्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल 7% अधिक तीव्र हो जाता है। फिर आता है सौर कलंक। सौर कलंक जो है वो सूर्य तल पर कलंक या धब्बे जो हैं उनको बोला जाता है। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, और ये अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है, और औसत रूप में एक चक्कर 11 साल में पूरा होता है। जब सौर कलंक की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, और इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्यताप कम होता जाता है। बाकी के जो कारक हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।